Hello to all, welcome back to Geogyana. So, as I have discussed about the examination pattern as well as their markings in the last video. So, in this video, I will try to solve the section A part, which is the question A of question paper 2020 of past year. So, it comprises of 10 questions, which is compulsory as I have told earlier. So, I will start with the first question. What are the crystal defects? So, let's see how you can write about this. So this I have taken from the book Dexter Perkins. Okay. So various crystal imperfections are like, let me choose one pen. So these can be defects, they can be zoning. Okay. So this time they are asking about the defects. So we will not mention about the zoning here. Okay. So we will cover this part. So see, crystal may look perfect, है ना? क्रिस्टल बाहर से तो परफेक्ट लगता है बट जो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कभी कभी कुछ फ्लॉस हमें मिल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स बोलते हैं. तो 1921 में ए आर ग्रिफिथ उन्होंने क्या दिखाया कि जो लो स्ट्रेंथ क्रिस्टल है, तो जो लो स्ट्रेंथ है वो ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आ रही है. सब्सिक्वेंटली जो मिनरल फिजिस्ट है उन्होंने क्या देखा कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है क्रिस्टल्स के अंदर वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, है ना? So during the last few decades, तो X-ray और TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से क्या हुआ कि हमें कुछ डिफेक्ट्स हम इसको जो है एनालाइज कर पाए, जो कि क्या होते हैं मिनरलॉजिस्ट ने एनालाइज किए. तो नो मिनरल इज परफेक्टली प्योर, हमें पता है मिनरल ऑलवेज कंटेन माइनर और ट्रेस अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स. सो परहैप्स द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है. इसमें क्या होगा कि जब एक फॉरेन एटम है वो प्रेजेंस है कहाँ पे? मिनरल स्ट्रक्चर में. तो जो एटम है सो दे में रिप्लेस वन नॉर्मली इन द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ऑलरेडी वहां पे है तो उसको क्या करेगा? वो रिप्लेस करेगा, चल हट साइड हो जा. सो इट में ऑक्यूपाई अ इंटरस्टिशियल साइड. सो वी कॉल बोथ पॉइंट डिफेक्ट्स बिकॉज दे अकर एट वन और फ्यू पॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर. सो अदर टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है? तो पॉइंट डिफेक्ट्स एक एक कैटेगरी है और उसी का पार्ट क्या है? शॉर्ट की डिफेक्ट, जो हमने जो है 12th में भी पढ़ा है. फ्रैंकल डिफेक्ट्स. तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? जब एक एटम है वो डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से टू एन इंटरस्टिशियल साइड. और फ्रैंकल डिफेक्ट में आकर बोथ कटायन एंड एनायन, है ना, दोनों के इफेक्ट करेगा. बट कटायन डिफेक्ट्स आर मोर कॉमन बिकॉज अनायंस आर लार्जर एंड यूजुअली मोर सिक्योरली बॉन्डेड इन प्लेस. अब अनायन क्या है? उसका साइज बड़ा है तो वो अपना भाई अपने आप को बचा के रखता है, मुझे कोई हिला नहीं सकता. लेकिन कटाई बेचारा छोटा सा होता है, उसको कोई भी कहता है अरे बेटा चल हट यहाँ से, मुझे बैठने दे. चलो जी. शॉर्ट की डिफेक्ट अकर व्हेन एन एटम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर. इसको रब कर देती हूँ नहीं तो आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी. अब शॉर्ट की डिफेक्ट कब होगा? जब वहां पे स्ट्रक्चर से उसको बिल्कुल ही हटा दिया. तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा कि बोथ कटायन एंड एनायन जो हटा दिए जाएंगे. टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, तो मिसिंग एनायन मस्ट बी कंपनसेटेड बाय मिसिंग एनायंस. तो जो मिसिंग एनायंस होगा उसको कौन कंपनसेट कर देगा? मिसिंग कटायन. चलो जी. अदर टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इंक्लूड लाइन डिफेक्ट्स हो सकता है, प्लेन डिफेक्ट्स हो सकता है. अब लाइन डिफेक्ट में क्या होगा? दो तरह के होंगे. एज डिसलोकेशन हो सकता है, स्क्रू डिसलोकेशन हो सकता है. तो दे आर एंड एट लाइंस इन द स्ट्रक्चर. और प्लेन डिफेक्ट क्या होगा कि एज द नेम इम्प्लाइज वो प्लेन के अलॉन्ग होगा विच अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिस्प्लेस्ड और डिस्टॉर्टेड. सो ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल जो ग्रेन बाउंड्रीज है कैन बी कंसिडर्ड प्लेन डिफेक्ट. So at an atomic level, irregular linear structure may separate slightly misoriented portion of crystal structure or in layered atomic structure. तो stacking fault में separate ये कुछ नहीं है. तो इतना आप मेंशन कर दोगे 5 मार्क्स में चलेगा, है ना? तो नीचे डायग्राम देख लेते हैं. ये यहाँ पे दूसरे दिखा देती हूँ मैं आपको. डायग्राम इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स को इसी दिखा रहा है. तो सबसे पहले इम्प्योरिटी डिफेक्ट अक्कर जब क्या है कि फॉरेन एटम जो है ग्रे रिप्लेसेस वन नॉर्मली इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ये देखो ये ग्रे है. इसने क्या किया कि यहाँ पे पहले से ही कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसको हटा दिया और खुद आगे बैठ गया वहां पे. दूसरा है क्या? शॉर्ट की डिफेक्ट अक्कर व्हेन एटम आर मिसिंग फ्रॉम अ स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे देखो ये बी है, यहाँ पे देख रहे हो ये डॉटेड वाले, ये देखो डैश डैश वाले,
यहाँ पे क्या है कि पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे एटम थे, बट अब वो मिसिंग आयंस बन चुके हैं भाई। अब वो मिसिंग बन चुके हैं, मतलब अब वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, ये है फ्रेंकल डिफेक्ट, अकर व्हेन एटम आर डिस्प्लेस टू इंटरस्टिशियल साइट्स नॉट नॉर्मली ऑक्युपाइड। ठीक है जी। तो ये देखो, यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेस्ड आयंस है, ये देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन आ गया, यहाँ पे एक नेगेटिव आयन आ गया है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। उसके बाद एज डिसलोकेशन है, occur when a plane of atom in a structure terminates at a line in the crystal interior। तो ये हमारा जो है एज डिसलोकेशन का डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रपक की टेक्सचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रपक की टेक्सचर क्या होता है। ये न्यूक्लिएशन एट प्रेफर्ड साइड का पार्ट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एपिटेक्सिस। इट मींस ऑलरेडी वहां पे एक मिनरल था और उसके ऊपर एक और ग्रोथ हो गई है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि ऑलरेडी उसकी सीट है, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम अपनी जाके सीट पे बैठे, तो ये इनका ये हाल है कि ऑलरेडी मिनरल पड़ा हुआ है, चलो जी उसके ऊपर ही ग्रोथ कर लेते हैं, हमें नया मिनरल बनाने की क्या जरूरत है। तो सिमिलैरिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल सबस्ट्रेट एंड द न्यू फेजेस, ये छोड़ो, आप एपिटेक्स यहाँ पे रापा कीवी पे आ जाओ। तो आपको ये पता लग गया ना, ये एपिटेक्सिस का पार्ट होता है, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। और नेक्स्ट इज रापा कीवी टेक्सचर होता है कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इट इन्वॉल्व्स दी प्लेजियोक्लेस ओवरग्रोथ ऑन ऑर्थोक्लेस। ठीक है जी, ये ऑर्थोक्लेस था, इसके ऊपर क्या है कि प्लेजियोक्लेस की जो है ओवरग्रोथ हो गई है। अक्कर इन सम ग्रेनाइट्स के अंदर होता है, वेयर द प्लेजियोक्लेस प्रेफरेंशियली फॉर्म्स ऑन द स्ट्रक्चरली सिमिलर अल्कली फेल्सपार रेदर देन न्यूक्लिएटिंग ऑन इट्स ओन, जो कि मैंने बताया कि एपिटेक्सिस बोलते हैं उसको, कि अपना खुद का बनाने की जगह वहां पे ऑलरेडी पड़ा है, उसके ऊपर हम जाके जो है ग्रोथ कर लेंगे। सो अ क्रिस्टल न्यूक्लियस मे ऑल्सो फॉर्म एपिटेक्चुअली in a twin orientation on an pre-existing grain of same mineral leading to the formation of growth twins। ठीक है जी, हमें growth twins भी देखने को मिलते हैं वहां पे। तो ये आप इंक्लूड कर देना रफा कीवी के लिए। Okay, so talking about the next one, so it is based on the Goldsmith classification. So Goldsmith and his colleagues devised the classification for elements based on their behavior in a hypothetical iron alloy silicate sulfide gas system. Okay, ji? So they divided elements into how many groups? 4 groups. They are siderophile, elements that concentrate in iron-rich liquid; chalcophile, elements that concentrate in a sulfur-rich; lithophile, element that concentrate in a silica rich liquid; and atomophile, element that form a gas. So these are the 4 Goldsmith classification. And if we talk about the their division, so this is from the chapter Elements and Minerals of Dexter Perkins, if you want to see. So here you can see S is for siderophile. So here siderophile is plotted. This S, these are siderophiles. C1 are chalcophile. So if you start looking from the left side, so all the alkalis except hydrogen, they are lithophile. All the alkaline earth elements, they are lithophile. Okay. All the halogens, they are lithophile. All inert gases, they are atomophile. And in between lies the transition elements. So these are mostly lithophiles and some of these are siderophiles. So you have to see few chalcophile too, like this: copper, silver. Okay. So next is was about the congruent and incongruent melting. If you see the question paper, so you can, you know, back your video and see the questions which has been asked. So the process by which a solid melts to a liquid. Okay, initially there was a solid, it melted to a liquid. So it was solid one, it melts to a liquid plus and another solid. So it will be S2, and both have different composition than the original one। ठीक है जी। तो ओरिजिनल क्या था, S1 था, बट फिर क्या हुआ, लिक्विड बना जो कि एक अलग ही कंपोजिशन का था, और एक सॉलिड बना वो भी अलग ही कंपोजिशन का था, सेम नहीं था। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा, एंस्टेटाइट इज वन ऑफ द सेवरल मिनरल दैट मेल्ट इनकॉन्ग्रुएंटली, है ना जी। तो ऑल द जितने भी पेरिटेक्टिक सिस्टम हम कैसा बिहेव करते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ल्यूसाइड सिलिका सिस्टम, फॉस्फेराइड सिलिका सिस्टम,
नीचे शायद ये डायग्राम भी होगा। हाँ, है। तो ये जो है फॉस्फेराइट और सिलिका के सिस्टम है। इसमें क्या है, इंस्टेटाइट हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट के बारे में। तो जो पेयर्ड ओरोजेनिक मेटामॉर्फिक बेल्ट है वो हमें जापान में देखने को मिलती है। इसमें कौन कौन से बेल्ट हैं? सो दीज बेल्ट हैव डिफरेंट मेटामॉर्फिक सिग्नेचर। मेटामॉर्फिक सिग्नेचर तो डिफरेंट है लेकिन एज क्या है, सेम है। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि ये दोनों एक ही टाइम पे बने होंगे। तो ये कौन कौन सी बेल्ट है? एक तो इनर बेल्ट है और एक क्या है, आउटर बेल्ट है। इनर बेल्ट को हम नॉर्थ वेस्ट बेल्ट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, रेयोको बोलते हैं, या फिर अबुकामा बेल्ट बोलते हैं। So as mentioned above, this is a low pressure temperature type of regional orogenic metamorphism similar to the Buchan type. तो डोमिनेंट रॉक टाइप हमें क्या क्या मिलेगी यहाँ पे देखने को? पेलेटिक सेडिमेंट्स मिलेंगे, सिल्मेनाइट जोन मिलेगा। तो क्या है कि रियोको अबुकामा क्या है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट है। तो ये क्या है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या है इसका, लो प्रेशर बेल्ट है। तो ये तो हमारी इनर बेल्ट की बात। अगर हम आउटर बेल्ट की बात करेंगे, आउटर बेल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, सनबागावा बेल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज सनबागावा बेल्ट। और क्या फीचर्स है इसके? एक तो ये लेड फेल्यूजोइक है, वोल्केनिक सेडिमेंट्री मिल रहा है यहाँ पे, है ना, पैलेटिक सेडिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। और क्या है, इट इज अ हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर था तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और लो टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है जी। और क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बेसिक रॉक देखने को मिल रही है। और क्या मिल रहा है, ग्लोकोफेन मिल रहा है यहाँ पे देखने को। तो ग्लोकोफेन है तो इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या है, ब्लू शिस्ट मिल रही है ना? अब इसको कौन सेपरेट कर रहा है? इट इज सेपरेटेड बाय मेजर फॉल्ट जोन, इसको हम मीडियन लाइन भी बोलते हैं। के बाद हम देख लेते हैं। तो जो मियाशिरो था उन्होंने क्या नोट किया कि ये जो है इनका पेयर्ड नेचर है, किसका, रियोको और सनबागावा बेल्ट का। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये एक कोवियल जो है मेटामॉर्फिक बेल्ट है, जिसमें आउटर पार्ट जो है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर का है और इनर पार्ट जो है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का है। तो इसी को हम बोलते हैं पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जापान है, बोथ आइलैंड आर्क एंड कॉन्टिनेंटल आर्क मोस्टली इन दी सरकम पैसिफिक एरिया। तो इतना लिख दोगे आप, बहुत है 5 मार्क्स के लिए। और अगर किसी को बहुत ज्यादा टाइम है तो वो डायग्राम भी बना सकता है, आपकी इच्छा है। तो ये है द सनबगावा एंड रियोको मेटामॉर्फिक बेल्ट ऑफ जापान। तो ये देखो, ये मीडियल लाइन है जो कि सेपरेट करेगी किसको, ये सनबगावा डार्क पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये सनबगावा का है, ये लाइटर पोर्शन जो है ये रियोको का है ना। उसके बाद है सम ऑफ द पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट इन सरकम पैसिफिक रीजन फ्रॉम मियाशिरो। तो जितने भी ये डार्क पोर्शन के हैं ये लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का है, और डॉटेड वन जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो डॉटेड वन, और उसके साथ में ही बिल्कुल डार्कर है। तो ये जो है साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है। ओके, उसके बाद था आई थिंक क्वेश्चन अबाउट द यूरोपियन एनोमली। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपने ये डायग्राम बहुत बार नेट में भी देखा होगा, गेट में भी देखा होगा। तो इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस पे जो है आरी मिनरल्स को प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या है, सैंपल है और क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियली हाई वैल्यू था, और जैसे ही यूरोपियम आया यहाँ पे एक नेगेटिव डिप दिखा रहा है, और कभी कभी ऐसे पॉजिटिव डिप भी दिखा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, तो वही उन्होंने सिग्निफिकेंस पूछा है। तो देर इज अ प्रोनाउंस डिप इन दी आरी पैटर्न एट यूरोपियम। जैसे यूरोपियम आया वहां पे जो है एक डिप देखने को मिल रही है हमें। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज यूरोपियम अनोमली रिफ्लेक्टिंग द EU2 पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन फॉर द कैल्शियम इन प्लेजियोक्लेस। ठीक है जी, जो कैल्शियम था उसको किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यूरोपियम ने। तो अनोमली में भी आइदर नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे हमें ये वाला तो नेगेटिव है, और अगर डिप ऊपर को देखने को मिले तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब
जो मैग्नीट्यूड है यूरोपियन अनोमली का, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, EU/EU, और यहाँ पे ऐसे जो है इसको स्टार लगा देंगे, तो EU स्टार इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ यूरोपियम इफ नो EU2 पॉजिटिव और यूरोपियम 2 पॉजिटिव वॉज कैप्चर्ड बाय द प्लेजियोक्लेस। ठीक है, तो यहाँ से अ नेगेटिव यूरोपियम अनोमली इज अ गुड इंडिकेटर। अब देखो जी, एक तो रॉक होता है और एक होता है रेजिडुअल बेल्ट, है ना जी। तो अगर रॉक में प्लेजियोक्लेस नहीं है, प्लेजियोक्लेस अगर नहीं है, तो वो क्या है, नेगेटिव यूरोपियम अनोमली दिखाएगा। इट मीन्स जो रेजिडुअल बेल्ट है उसमें क्या है, प्लेजियोक्लेस प्रेजेंट है और रॉक में जो है एब्सेंट है। बट अगर रॉक में प्लेजियोक्लेस प्रेजेंट है ना, पी पॉजिटिव, तो वो क्या है, पॉजिटिव यूरोपियम अनोमली दिखाएगा, और रेजिडुअल मेल्ट में जो है प्लेजियोक्लेस नहीं होगा। तो यही सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सिंपल लगता नहीं है पढ़ने में। तो a negative European anomaly is a good indicator that liquid was at one time in equilibrium with now absent plagioclase। ठीक है जी, अब नेगेटिव दिखा रहा है, इट मीन्स प्लेजियोक्लेस जो है एब्सेंट है ना, क्रॉस मारा हुआ यहाँ पे मैंने। But it can easily determine whether the reason for this is a plagioclase bearing melt source or the removal of plagioclase phenocryst from the melt at a later time. So the participation of specific mineral we can identify, but we cannot necessarily distinguish the exact process। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम स्पेसिफिक मिनरल की पार्टिसिपेशन तो पता लगा सकते हैं, बट हम ये नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहा होगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज मान सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही चीज लिखी है कि डिप्लीशन ऑफ यूरोपियम इंडिकेट्स प्लेजियोक्लेस फ्रैक्शनेशन फ्रॉम द मेल्ट which effectively removes europium from the magma। On the other hand, अगर यूरोपियम प्रेजेंट है तो it would indicate the assimilation of plagioclase component into the melt। The next question about the interference phenomena under the petrographic microscope। So we know that there are fast ray as well as the slow ray, okay, so they can be added or they can be cancelled out। So if they are cancelled out, that's a different thing, but if they get added, okay, if two rays are added constructively so that light passes through the analyzer and upward toward the eyepiece। ठीक है जी, अब एनालाइजर है, उसके ऊपर क्या है, आईपीस होता है ना, जहां से हम जो है देखते हैं स्टेज पे जो हमने थिन सेक्शन को रखा होता है। सॉरी अबाउट माय बैड ड्राइंग। सो दीज आर सीन एज कलर्स। अच्छा, अगर दोनों ऐड हो जाएंगे, फास्ट रे और स्लो रे, तो हमें क्या है, कलर देखने को मिलेगा। सो उसको हम बोलते हैं from the interference of these two waves। So these are called as the interference colors। So several order of interference color can be produced, the increasing number with the retardation initially with distance, specimen thickness and birefringence। So relationship among interference color, thickness, birefringence are summarized on a कलर चार्ट सच एज दी माइकल लेवी चार्ट, जो हम बोलते हैं। आपने देखा होगा जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो तो आपको एक मैम एक चार्ट देगी जिसमें जो है डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो उसको हम बोलेंगे माइकल लेवी चार्ट। द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर इंक्रीज विद रिटार्डेशन। ठीक है जी, तो रिटार्डेशन के साथ इसका रिलेशनशिप है। सो इफ द थिकनेस ऑफ ग्रेन इज क्लोजली नोन as it is for well prepared thin section, the interference color can be predicted from the birefringence or the birefringence can be estimated from the interference color। Okay, so let us use the color chart by reading across the horizontal line that represent a thin section thickness of 30 micrometer, जिसको हम जो है थिन सेक्शन की थिकनेस भी बोलते हैं, क्या होता है 0.03 millimeter। So the line that represent birefringence value radiate from the origin and birefringence value are labeled at the end of each line on the margin of the diagram। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको मैं दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली मैंने दो पार्ट रखा हुआ है इसका, अभी दिखाती हूँ। ये देखो, तो इसको हम बोलते हैं माइकल लेवी कलर चार्ट। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें क्या है, रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं इन नैनोमीटर, देख सकते हो आप, और यहाँ पे क्या है,
थिकनेस इन मिलीमीटर। और ये क्या है, यहाँ पे बाय रेफरेंस मेंशन किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। किसी का 0.00, 0.05, 0.010, 0.15, 0.020 इस पर आते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके, सो जो आइसोट्रोपिक मिनरल है and glass that have no or zero birefringence produce no retardation and will appear dark under the cross polars, है ना। तो एक तो क्या होता है कि हम प्लेन पोलराइज में देखते हैं, पीपीएल बोलते हैं जिसको हम, जब थिन सेक्शन की स्टडी करते हैं। और एक होता है क्रॉस पोलराइज लाइट, और एक्सपीएल ऐसे दिखाया जाता है ना। तो जो आपको पता है आइसोट्रोपिक मिनरल्स हैं जैसे कि गार्नेट हो गया और ग्लास है, तो उसका क्या है, जीरो बाय रेफरेंस होता है। तो उसका बाय रेफरेंस जीरो है तो रिटार्डेशन भी कोई नहीं होगा। तो क्या है कि वो डार्क दिखेंगे जब हम क्रॉस पोलर्स में उसको स्टडी करेंगे। और दूसरी बात क्या है, मिनरल विद लो बाय रेफरेंस वैल्यू विल शो फर्स्ट ऑर्डर कलर दैट रेंज फ्रॉम ग्रे एंड व्हाइट थ्रू पेल येलो। ठीक है, तो लो बाय रेफरेंस जिसका होगा वो फर्स्ट ऑर्डर दिखाएगा। तो एल बी इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। मिनरल विद मॉडरेट बाय रेफरेंस, तो एम बी, दे विल शो bright blue, yellow, and purple color. In practice, one must examine several grain to determine birefringence, because maximum birefringence and interference color for such mineral will be observed only when both fast and slow vibration direction are parallel to the stage. ठीक है, और हाई बायरेफरेंस होगा तो हमें थर्ड टू फोर्थ ऑर्डर कलर देखने को मिलेंगे। Their colors are, so it will look paler appearance और less intense hues देखने को मिलेंगे। Among common rock forming mineral, garnet is isotropic, while quartz, feldspar, chloride possess low birefringence है। तो low birefringence होगा तो आपको पता है ऊपर कलर्स मेंशन किए थे, OPX, hornblende, CPX have moderate birefringence। तो moderate birefringence के भी कलर मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। मॉडरेट होगा तो कलर होगा ब्राइट ब्लू, येलो, पर्पल ऐसे देखने को मिलेंगे आपको इंटरफेरेंस कलर। उसके बाद बात आएगी बायोटाइट, मस्कोवाइट, ओलिविन की, तो दे हैव रिलेटिवली हाई बायोफ्रेगनेंस। ओके, सो दे विल अपीयर एज लाइक पेल कलर देखने को मिलेगा आपको, लेस इंटेंस होंगे। ओके, तो ये है हमारा पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप विद मेजर कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइड। यहाँ पे आपका लाई करता है। ओके, ऊपर से शुरू कर लेते हैं। ये हमारा ऑक्यूलर लेंस है, ये रहा यहाँ पे साइड में बर्ट्रैंड लेंस है, ये एनालाइजर है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये वाला भी ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, यूज करते हैं हम कितने मैग्निफिकेशन में हमें देखना है तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये इसी को जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस किसके ऊपर लगता है, इसको हम एसेसरी स्लॉट बोलते हैं, ये जो सर्कुलर पोर्शन है। उसके पास ये, इसको नोज पीस बोलते हैं ये वाले पोर्शन को। ये है स्टैंड, दिस पोर्शन। उसके बाद ये स्टेज होता है। उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ऑर्थोस्कोपिक कंडेंसर होता है, और जो उसके ऊपर लगा हुआ है ये सिल्वर पोर्शन, इसको हम बोलते हैं कोनोस्कोपिक कंडेंसर। तो जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ऑर्थोस्कोपिक और कोनोस्कोपिक की क्या वैल्यू है पेट्रोग्राफी में। उसके बाद इसको बोलते हैं हम बेस, ये होता है इल्यूमिनेटर, और यहाँ पे अप्लाई करेगा पोलराइजर। तो अगर इसको मैं एक बार रब कर दूं तो आप उसको अच्छे से देख सकते। ओके, चलो। दो तरह की जो है हमें देखने को मिलते हैं, एक तो ऑर्थोस्कोपिक व्यू होता है, दूसरा हम कहते हैं कोनोस्कोपिक व्यू। तो ऑर्थोस्कोपिक व्यू के लिए हम ऑर्थोस्कोपिक कंडेंसर का यूज करते हैं, दैट फोकसेस लाइट ऑन एन एरिया ऑफ सैंपल टू बी व्यूड। दिस लेंस इज प्रोवाइडेड बाय ऑर्थोस्कोपिक illumination, एंड सेकेंड वन इज कोनोस्कोपिक लेंस। तो उसके लिए जो है हम कोनोस्कोपिक illumination का यूज करेंगे, which focus on only on a tiny area of sample on the stage. So it is used for viewing interference
फिगर, है ना। एक तो हमें इंटरफेरेंस जो है कलर्स होते हैं और दूसरा बात होती है इंटरफेरेंस फिगर। उसके लिए हम कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन का यूज करते हैं। ओके, अबव द एनालाइजर अभी हमने देखा क्या है, बर्ट्रांड लेंस भी होता है। तो इसको हम स्विंग कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं इनटू द ऑप्टिक पाथ बाय एन अटैच्ड लीवर। एंड इसको भी हम, इट इज इन दिस मोड दैट इंटरफेरेंस कलर, जो फिगर्स हमें जो है, कलर नहीं फिगर जो हमें देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, अगर आपको पढ़ना होगा कोनोस्कोपिक मोड के बारे में पढ़ लेना। ये आई थिंक मुझे दो पार्ट मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं दोनों को ही एक्सप्लेन कर दूंगी। जो आपको अच्छा लगेगा वो यू कैन राइट इट डाउन। So when we insert the upper polarizer, we see mineral in cross polarized light, and we may see color that are brighter and even more pronounced than the when we view same grain in the plain polarized light. तो इसको हम जो interference color बोलते हैं. They do not result from the absorption of different wavelength by a mineral, which is how mineral get their normal color. Instead, they result from a interference of light ray passing through the upper polarizer. They rarely resemble the true color of mineral. Interference color depend on the grain orientation. So different grain of same mineral in one thin section normally display a range of interference color, है ना। ये लाइन भी मेंशन कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। So because of different mineral can display different range of interference color. So interference color are useful for the mineral identification. So interference color also vary with the thickness of the grain. So it is important that thin section be of uniform thickness. इसलिए जो है एक ही थिकनेस रखते हैं ना, 0.003 ये रखते हैं ना। एक ही चीज लिखी हुई है, ये दूसरा इमेज है इंटरफेरेंस कलर्स के बारे में। अगर ये वाला लिखना है तो ये वाला लिख सकते हो, वो वाला पसंद है जो अभी पहले बताया वो वाला लिख सकते हो, एक ही बात है। बस समझने की बात है कि किस वाले से आपको समझ में आ जाए, वो पार्ट मेन है, राइट। किसी किसी मिनरल की जो है एनोमलस इंटरफेरेंस भी होता है, मींस कलर दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन दी माइकलएविज कलर चार्ट, जो कि इस चार्ट में भी आपको कलर नहीं मिलेगा, ऐसा कलर भी देखने को मिल जाएगा, उसको हम बोलेंगे एनोमलस इंटरफेरेंस कलर। तो एनोमलस इंटरफेरेंस कलर में रिजल्ट इफ मिनरल हैव हाईली एबनॉर्मल डिस्पर्शन हो रहा है उसमें, एंड इफ दे आर डीपली कलर्ड और फॉर अ नंबर ऑफ अदर रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे मिनरल्स है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है, क्लोराइट में एपिडोट, जोइसाइट, जेटाइट, टूमलिन, सोडिक एम्फिपोल्स, तो इसमें हमें जो है एनोमलस इंटरफेरेंस कलर देखने को मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आई थिंक फ्रॉम दी कैलकुलियन हॉटस्पॉट। तो मुझे ये दो तीन लाइन जो है कॉन्डी में से मिली है, अगर किसी और को कोई और लाइन मिल गई है तो प्लीज टू मेल मी। ओके, सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉटस्पॉट इज दी कैलकुलियन hotspot in the southern Indian Ocean, which began to produce basalts about 117 million years ago. So most modern hotspot, however, date from less than 100. ठीक है, तो ये एक पॉइंट मिला मुझे उसके बारे में। सेकंड मुझे पॉइंट मिला है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट सबमरीन जो प्लेक्टिव्स हैं, सच एज ऑनटोक जावा इन साउथ पैसिफिक एंड केगुलिन इन द सदर्न इंडियन ओशन, which together cover an area nearly half the size of contemporaneous US, were erupted in the mid-Cretaceous time during a period of superplume activity. ये दूसरा पॉइंट एक मिला मुझे। थर्ड पॉइंट मुझे ये मिला, मतलब ये जो है टाइम पीरियड के बारे में है, उसके बारे में मिला था कि सबमरीन जो प्लेटिक्स है, मतलब पानी के अंदर जो होंगे, जैसे कि हमारा कैगुलिन है इन सदर्न इंडियन ओशन, जिसको KERG भी बोलते हैं, इमर्ज अबव सी लेवल एंड आर कैप्ड विद सब एरियल बेसॉल्ट फ्लोस एसोसिएटेड पायरोक्लास्टिक वोल्केनिक। सो ये तीन पॉइंट मुझे मिले थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट दी हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर। तो हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर को देखने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं हॉर्नफेल्स होता है क्या है। So they are hard, compact, display conchoidal fracture. Typically कहाँ form होता है? It forms in the low pressure from the contact metamorphism process. Okay, अब बात आएगी hornfels texture के बारे में। So it is fine grained, less than this size, non-foliated fabric that developed by the contact metamorphism producing a rock called hornfels. Okay, आगे इसके बारे में नहीं है, आगे hornfels के बारे में है, तो वो पढ़ना, वो पढ़ लेना। और ये उसका जो है
This is how the hornbills will look under the microscope. So this is a photomicrograph of the hornbill displaying equine grains है separated by biotetrates. Minerals. Okay. Next was for the porphyroblast. I don't know इसमें था कि नहीं, मैंने इसमें पता नहीं क्यों लिखा हुआ है. मे बी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा होगा तो इसको हम अगली बार कवर करेंगे. ओके तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए आई थिंक. तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हमने बात करी है क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में, इंटरफेरेंस फिनोमेना के बारे में, सिडेरोफाइल चाल्कोफाइल के बारे में, यूरोपियन अनोमली के बारे में, रपक की भी टेक्सचर, congruent incongruent melting, paired metamorphic belt, on-felsic texture and its implication. ये मुझे नहीं मिला है, ये मुझे प्लीज कोई बताना यार अगर कहीं मिले किसी को. और कैलकुलेन हॉटस्पॉट के बारे में. तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं कवर करूंगी 2021 का सेक्शन ए. तो इसी तरह मतलब मैं पहले सेक्शन ए कवर करूंगी, फिर सेक्शन बी, देन सेक्शन सी. इससे क्या है कि आपको भी इजी रहेगा, मुझे भी इजी रहेगा कवर करने में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.